हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैब एंड आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इस सेशन में, विच इज ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का आज की फर्स्ट वीडियो होगी पार्ट 1, जिसमें हम उसका एक टाइप डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बेस्ड। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक। ठीक है, अगर आप अपनी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, सीसेट की जर्नी को स्टार्ट ही कर रहे हैं, ये गाइड बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जिससे आपको डिफरेंट जगहों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट ना करना पड़े। ये सारा आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू योर, ठीक है, नीडेड टू योर इंफॉर्मेशंस। किसके लिए? आपको एग्जाम के बारे में जो कुछ भी जानना है, एग्जाम का पैटर्न हो, उसके लिए सिलेबस क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक सेक्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जिस पे आप ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो सारे आपको ये कहाँ पे मिलेंगे? इस वन स्टॉप सॉल्यूशन गाइड बुक में मिलेंगे। ठीक है, ये गाइड बुक बिल्कुल ही फ्री रहेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा बुक को लेकर, गाइड बुक को लेकर। वहां पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ही इजी तरीके से। ये एक ई बुक है, तो आप इसको अपने आराम से कभी भी अपने कंप्यूटर में यूज कर सेव करके यूज कर सकते हैं बाद में, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आई होप आपको, इससे पहले हमने सिलोजिज्म का चैप्टर कंप्लीट किया था, आई होप आपको सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट्स अब धीरे धीरे इजीली समझ आए होंगे। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो सिंपल बातें हैं वो आपको पूरे क्वेश्चंस करने के दौरान आपको याद रखनी चाहिए होती है। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, किस किस टाइप से आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है जैसे, वो है कंपैरिजन बेस्ड, जो हम आज करने वाले हैं, है ना। फर्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन बेस्ड। अब इस टाइप में हम क्या करते हैं, सारे ही जो आपके क्या है, किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को, किसी की भी हाइट को, किसी की एज को, किसी की सैलरी को, किसी की स्पीड को, किसी के वेट को, इन सब को हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद एक ऑर्डर में आप उनको अरेंज करते हो। ये सारा हमारा क्या है, कंपैरिजन बेस्ड। ये एक पजल फॉर्म में आपको जो क्वेश्चंस मिलता है, कई बार पजल फॉर्म में मिलता है। ठीक है, कई बार इससे आपके डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी आएंगे कंपैरिजन बेस्ड रैंकिंग एंड ऑर्डर वाले क्वेश्चन से। यहां से आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। ओके, और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो इस पर्टिकुलर टाइप से, जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स या क्वेश्चन आपने इसके किए हो। ठीक है, जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस किए हो, उसके बाद आप इजीली डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि आपका टोटल नंबर ऑफ पर्संस फाइंड आउट करना रो में। टोटल नंबर ऑफ पर्संस फाइंड आउट करना किसी रो में, ठीक है, या फिर किसी क्लास में या किसी क्यू में, इन सब में टोटल नंबर ऑफ पर्संस को फाइंड आउट करना। ओके, अब जैसे कि ये जो है आपका कंपैरिजन बेस्ड और ये वाला कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस फाइंड आउट करने का, दोनों में ही बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल रैंक्स से बात करेंगे, हर एक पर्सन के रैंक हमको गिवन होगी, लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में। ठीक है, और कंपैरिजन बेस्ड पजल जो इन बाकी के टाइप से होता है वो बिल्कुल ज्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो, थर्ड टॉपिक इसमें आता है टोटल नंबर ऑफ पर्संस हो गया, और इसमें एक और साथ में आप एंड जोड़ सकते हो, पोजीशन ऑफ और रैंक ऑफ अ पर्सन। रैंक ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन की रैंक फाइंड आउट करना किसी एक दूसरी डायरेक्शन से। ठीक है, किसी दूसरी डायरेक्शन से उस पर्सन की रैंक को फाइंड आउट करना, इससे भी हमारा क्वेश्चन बनता है। थर्ड इज नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ पर्संस इन बिटवीन, नंबर ऑफ पर्संस इन बिटवीन टू पर्संस। ठीक है, बीच में आपके पास कितने पर्संस हैं उनके बेस्ड पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक और टाइप आपका आएगा विच इज इंटरचेंजिंग, विच इज मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। किसी रो में या किसी क्लास में कितने नंबर ऑफ पर्सन मैक्सिमम है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हैं, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सारी चीजें सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी वे में सीखेंगे, आराम से धीरे धीरे। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन। एक लास्ट टॉपिक हम इसमें देखेंगे विच इज इंटरचेंजिंग पोजीशन। इंटरचेंजिंग
पोजीशन, जब भी कोई दो पर्सन अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तब हमारे पास उसमें जो क्वेश्चन आएगा, दो टाइप से यहाँ पे से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपका यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं, टोटल पर्सन, और दूसरा पूछ सकते हैं रैंक ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इसी की तरह रैंक ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो इसमें हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, नंबर 2 से लेकर नंबर 5 तक। नंबर 1 जो है हमारा कंपैरिजन बेस्ड है, वो इन चारों ही टाइप से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ये चारों ही टाइप एक दूसरे से कोरिलेट रहते हैं, और कंपैरिजन बेस्ड जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो थोड़ा पजल फॉर्म में होगी, इसलिए इसको कंपैरिजन बेस्ड हम पजल भी बोलते हैं। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से। अब सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हम इसमें क्या करते हैं, अलग अलग लोगों की डिफरेंट चीजों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा होता है कि कोई किससे ज्यादा बड़ा है, कोई किसी से कम छोटा है, कोई किसी से बड़ा होगा एज में, कोई किसी से छोटा होगा एज में। ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, इसको मिलेगी, और ये डेटा हमको सारा लिखना पड़ेगा एक पजल फॉर्म में, जिससे हम हर पर्सन को क्या लगा देंगे, एक ऑर्डर में लगा देंगे। अब वो जो ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन हमको मिलेगी। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, 6 फ्रेंड्स A B C D E and F हैव अ डिफरेंट वेट। क्या है, हर किसी का जो वेट है वो क्या है, डिफरेंट है। फिर है D इज हैवियर देन ओनली E एंड B। कह रहा है कि जो D है सिर्फ E और B से बड़ा है, हैवियर है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे देखा, देखो हमारे पास कितने लोग हैं, 6 पर्सन है हमारे पास। कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 पर्सन है। तो जैसे हमारे पास एक टेबल हम फॉर्म कर लेते हैं, जिससे हमारे पास जो क्वेश्चन हो, डेटा रखने में थोड़ा हमारे लिए क्या होगी, थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, अब जैसे हमने डेटा रखना शुरू किया, कह रहा है कि डी जो है इज हैवियर देन ओनली, का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ई और बी से ही बड़ा है। अब देखो कोई पर्सन अगर सिर्फ दो ही लोगों से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करें, दिस इज द लोवेस्ट साइड। ठीक है, और आप कह सकते हो अभी जैसे हमारे पास वेट का चल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे लाइटेस्ट। ये 6th जो पर्सन होगा हमारा लाइटेस्ट पर्सन होगा। ठीक है, और जो सबसे ऊपर नंबर 1 पोजीशन पे रखना है हमने, वो हमारा हैवीएस्ट पर्सन होगा। क्या होगा, हैवीएस्ट पर्सन होगा। ये चीज क्लियर है, सबसे ऊपर हमारा हैवीएस्ट, नीचे से हमारा लाइटेस्ट। कह रहा है कि ई और बी से ही सिर्फ बड़ा है, तो हमको ई और बी को यहाँ पे रखना पड़ेगा, नीचे वाली पोजीशन पे। ई को और बी को यहाँ पे आ सकते हैं, ई और बी हमारे पास यहाँ पे आ सकता है, दोनों का अभी पता नहीं है। कह रहा है कि डी जो है वो सिर्फ इन दोनों से ही हैवी है, तो डी को फिर 4th पोजीशन पे आना चाहिए, जिससे सिर्फ डी जो है, अब आप देख सकते हो डी जो है सिर्फ 2 लोगों से ही हैवी दिख रहा है। करेक्ट, डी जो है वो सिर्फ 2 लोगों से ही हैवी दिख रहा है, वन ऑफ देम इज ई, वन ऑफ देम इज बी। ठीक है, नेक्स्ट इज बी इज नॉट लाइटेस्ट पर्सन। यहां से एक चीज क्लियर हो गई है कि बी जो है एक लाइटेस्ट पर्सन नहीं है। अब आप बी को हटाना पड़ेगा आपको लाइटेस्ट में से। सो अब आपकी चॉइस कंप्लीट हो चुकी है कि जो है बी हमारा वो लाइटेस्ट नहीं होगा, तो बी को यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से एक ही पोजीशन बी की थी। अब आपका जो ई है वो लास्ट की पोजीशन पे आ गया, किस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से। ठीक है, अब आगे यहां से देखते हैं, E इज हैवियर देन ए। क्या कह रहा है, E जो है वो हैवियर देन ए है, बट लाइटर देन F है। बट लाइटर देन F का मतलब C की ही बात हो रही है। ठीक है, जब भी हमारे पास एंड और बट आएगा, ठीक है, जब भी हमारे पास एंड और बट आएगा, ये हमेशा किसकी इंफॉर्मेशन देगा, टॉक्स अबाउट द फर्स्ट पर्सन, हमेशा बात करेगा। आपका जो भी उस सेंटेंस जहां से शुरू हो रहा है, उसमें जो पहला पर्सन होगा उसके बारे में बात करता है, जब भी आपके पास एंड और बट होगा सेंटेंस में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ये से सारी चीज, ये वाला जो वर्ड है हमारे पास, ये ब्लड रिलेशन में भी हमको काम आता है, और यही चीज हमारी सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और इस वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, सो टॉक्स अबाउट द फर्स्ट पर्सन इन द सेंटेंस। तो ये जो इंफॉर्मेशन देगा हमेशा किसके लिए देगा, ये लाइटर देन एफ के लिए, किसके लिए कहा है, फर्स्ट के लिए कहा है। एंड के बाद अगर हमारे पास, एंड और बट के बाद अगर हमारे पास कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, नया पर्सन नहीं है, ठीक है, आप इसको इंग्लिश के रूल से इसको रिलेट कर सकते हो, बट और एंड के बाद कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब वो जो इंफॉर्मेशन है वो पहले वाले के लिए है, ना कि इसके लिए है। ठीक है, सो यहाँ पे C जो है वो A से बड़ा है, C जो है वो F से छोटा है। तो अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो आपके पास क्या निकलता है, C इज ग्रेटर देन A, C इज स्मॉलर देन C।
F, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम इसको यूज करना चाहें इस टेबल के लिए, यहाँ पे से हम इसको यहाँ डालना चाहें तो कैसे करोगे आप? F, C और A, 3 पर्सन को अरेंज करना है आपको। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 3 वैकेंट प्लेस है, तो हमारे पास 3 ही वैकेंट प्लेस है, 3 ही पर्सन को करना है, तो इसी ऑर्डर में आप इसको यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। अभी के लिए तो ये अरेंज हो चुके हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि जब आपके पास ये सिंबल बना होता कि ग्रेटर का है, ठीक है, इनके बीच में और भी लोग आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सी और ए के बीच में कोई नहीं आएगा। हो सकता है सी और ए के बीच में कुछ पर्सन ऐसे हो जो इनके बीच में हो, जो सी से छोटे और ए से बड़े हों। पर अभी के लिए हमारे पास 6 ही लोग थे, नीचे के 3 लोग हमारे अरेंज हो चुके थे, 3 ही सीट बची थी जो इन तीनों के लिए आएगी, इसलिए हमने इनको सेम ऑर्डर में रखा, ठीक है। इस सिंबल का मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि अगर सी जो है वो ए से बड़ा है, हमको सिर्फ ये पता है कि सी जो है वो ए से बड़ा है, ऐसा नहीं पता कि सी और ए के बीच में कितने लोग हैं, वो नहीं पता होगा, ठीक है। तो जब आप अरेंज कर रहे होंगे तभी लास्ट में ये आपका ऑर्डर में आएगा। तो अभी आपको दिख सकता है इसमें सबसे बड़ी साइड में कौन है? F है, और सबसे छोटी साइड में, लाइटर साइड में कौन है? E है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, सेम इसी पे आएंगे, मेन काम तो आपका यहीं पे था। व्हाट इज द वेट ऑफ D, क्योंकि इसमें आगे कुछ क्वेश्चन और है कि D इज 5 kg लेस देन C। क्या कह रहा है कि D जो है C से 5 kg लेस है। अभी तो C का वेट नहीं है हमारे पास। सो द पर्सन हु इज द सेकंड हैवीएस्ट, सेकंड हैवीएस्ट कौन है हमारा इसमें? सेकंड हैवीएस्ट, देखो जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन है, सेकंड हैवीएस्ट, थर्ड लाइटेस्ट, तो जब भी आपको हैवीएस्ट साइड से बोला जाए तो आप हैवीएस्ट साइड से काउंट करोगे, और जब आपको लाइटर साइड से बोला जाए तो आप लाइटेस्ट साइड से काउंट करोगे। हैवी साइड से तो हैवी साइड से काउंट करो, ऊपर से नीचे की तरफ, और लाइटर साइड से तो नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब फर्स्ट लाइटेस्ट, सेकंड लाइटेस्ट, थर्ड लाइटेस्ट, इस तरीके से। क्लियर? अब देखो आपको कहा है सेकंड हैवीएस्ट, तो फर्स्ट हैवीएस्ट, सेकंड हैवीएस्ट ये है आपका। सेकंड हैवीएस्ट सी है, सी की जो वेट है वो कितनी है यहाँ पे? 60 kg है। अब बी को बोला गया, बी कितना है, सॉरी डी कितना है? 5 kg लेस है किससे? सी से। अगर सी 60 है तो डी कितना हो जाएगा हमारा? 55 kg, 55 kg will be the weight of D here. क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज द वेट ऑफ डी। डी का वेट हो जाएगा हमारा 55 kg। नेक्स्ट देखो हु इज द हैवीएस्ट पर्सन, कौन है हैवीएस्ट पर्सन? F इज द हैवीएस्ट पर्सन, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? F आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हु इज द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन। अब सेकेंड लाइटेस्ट की बात करी गई है तो फर्स्ट लाइटेस्ट, सेकेंड लाइटेस्ट, B इज द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन। क्लियर? चलो, सो आई होप आपको इजीली, बहुत आसान तरीके से समझ आया होगा। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको केयरफुली डेटा को रीड करना है, और उससे अपने आप एक आराम से एक टेबल बना लीजिए जिसमें आप अपने डेटा को आराम से इजीली रख पाए, जिससे हमारी सारी कंफ्यूजन्स खत्म हो जाए, है ना। चलिए, सो ये तो हमारा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। देयर आर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी। देयर आर 8 members, 8 individual in a family, ठीक है। देयर आर 8 individual in a family A B C D E X Y and Z, ठीक है। दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको, हमारे पास कितने पर्सन है? 8 पर्सन है। तो देयर आर 8 पर्सन इन अ फैमिली, ए से लेकर जेड तक, सी इज ओल्डर देन वाई। यहाँ से अब हमारी कंडीशन स्टार्ट हो गई, डेटा स्टार्ट हो गया। so, हमारे पास 8 मेंबर्स है, तो एक बार 8 के लिए टेबल क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। सो इट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब हमने जो है सबसे ऊपर की साइड कौन सा रखा है? यहाँ पे सबसे एल्डेस्ट पर्सन होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सबसे यंगेस्ट पर्सन होगा, ठीक है। अब देखिएगा कहा कि C इज ओल्डर देन Y, C जो है Y से ओल्डर होगा। Who इज ओल्डर देन A, Y जो कि A से ओल्डर होगा। अब जो यहाँ पे अब हमारे पास एक नया वर्ड आया है विच इज who। सो who के बारे में जान लेते हैं। who, और जब भी who, which एंड whose इस टाइप के कोई वर्ड आपके यूज हो रहे हो तो ये हमेशा किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं आपको? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेकेंड पर्सन। हमेशा आपके बाद जो हु के बाद सेंटेंस बोला जाएगा, जो भी आपके पास रिलेशन है वो किसके लिए है? सेकेंड पर्सन के लिए है, ठीक है। अबाउट द सेकेंड पर्सन, तो ये चीज हम क्लियर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ C इज ओल्डर देन Y, और Y जो कि
ओल्डर किससे है, ए से, तो ये हु के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन थी वो किसके लिए थी, वाई के लिए। हाउएवर वाई इज नॉट द एल्डेस्ट मेंबर, वाई आपका पहले नंबर पे यहाँ पे नहीं आएगा, ये चीज क्लियर है। अब देखो आगे क्या कहा गया है, x इज ओल्डर देन डी, x जो कि ओल्डर देन है d से, एंड आपको x की कहानी बताएगा, एंड यंगर देन a, x जो कि a से क्या है, यंगर है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से इन दोनों को कंबाइन करना चाहें तो आप क्या करोगे, इसको और इसको कंबाइन करके ये बना दोगे, तो हमारे पास आएगा c इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन d, इतना हमने यहाँ पे तक निकाल। देखो ऑर्डर ये है, बट ऐसा नहीं है कि y और a के बीच में अभी कोई पर्सन नहीं आएगा, या a और x के बीच में कोई और नहीं होगा, हो सकता है आगे जैसे डेटा गिवन हो। ये ऑर्डर हमारे पास सिर्फ इस तरीके से गिवन है कि c जो है वो y से तो बड़ा ही है, और अगर c y से बड़ा तो इन सबसे बड़ा होगा, राइट। चलिए सो अभी देखते हैं यहाँ पे, only two people are older than C। अब C से सिर्फ 2 ही पर्सन ऐसे हैं जो ओल्डर है। अब आप क्लियरली C को इस टेबल में रखोगे तो C को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि C से सिर्फ 1 और 2 पर्सन ही क्या है, बड़े हैं, राइट। अब देखिए नीचे, Z इज ओल्डर देन A एंड Y, Z जो कि A और Y दोनों से ही क्या है, बड़ा है, राइट, बट नॉट द एल्डेस्ट, Z भी जो है आपका पर्सन वो क्या है, एल्डेस्ट नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखो, देयर आर 3 इंडिविजुअल बिटवीन y एंड b हु इज नॉट द एल्डेस्ट मेंबर, किसके बारे में बोल रही है कि हु इज नॉट द एल्डेस्ट मेंबर, b इज नॉट द एल्डेस्ट मेंबर, b भी जो है वो सबसे बड़ा पर्सन नहीं होगा, और आपको पता है y और b के बीच में अभी 3 पर्सन आ सकते हैं। अब हमें इन दोनों का ऑर्डर तो नहीं पता, पर हमें सिर्फ इतना पता है कि इनके बीच में 3 लोग हम अरेंज करेंगे। अब पहले इसको मिला के या इस वाले को यूज करिए, क्योंकि C आपका ऑलरेडी टेबल में आया हुआ है ना, तो तब जाके हम पहले इसको देखते हैं। अब इसको जब हमने देखा, इस वाली इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे रखते हैं। देखो 1 2 3 एंड 4, आपके पास C के बाद कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, और यहाँ पे आपके पास C के बाद 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस हैं, 4 लोग 5 प्लेस, 4 लोग 5 प्लेस। अब थोड़ा सा अगर 4 ही प्लेस होती तो हम आराम से इसको इसी ऑर्डर में रख देते। अब एक इंसान यहाँ पे कम है, राइट। सो नाउ हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको पता है Z जो है Y और A से बड़ा है। अब Z आपका, Z और C के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता कि Z जो है वो C से बड़ा है या फिर C से छोटा है, राइट। वो ऊपर C से ऊपर भी आ सकता है अभी के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा सोचते हैं कि अगर हम Y से स्टार्ट यहां से करें कि Y A X D ऐसा कुछ करें, पर अब जैसे कि हमको इनके बीच के लोग नहीं पता कि इनके बीच में कितने पर्सन हैं, तो इसको अभी के लिए ऐसा रख के सिर्फ पहले Y को करते हैं, क्योंकि इन सब में सबसे बड़ा अभी Y है, राइट। इन सब में सबसे बड़ा अभी Y है, और Y के साथ हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है B को लेकर, राइट। Y के साथ हमारी अभी एक और इंफॉर्मेशन जुड़ी है, किसको लेकर, B को लेकर। तो पहले एक बार Y को रखते हैं। अब Y को जैसे हमने रखा, Y को आपको पता है कि C के तो नीचे ही आएगा पहली बात, और Y के नीचे हमें 3 लोग चाहिए ही चाहिए, Y के नीचे हमें 3 लोग तो चाहिए ही चाहिए, ये है नेसेसरी। सो आपका Y 1 2 3 इन 3 जगहों पे तो नहीं आएगा, Y या तो यहाँ आ सकता है, Y या तो यहाँ आ सकता है, ये चीज क्लियर है। Y या तो यहाँ आएगा, Y या तो यहाँ आएगा। अब Y के ऊपर देखो, Y और B के बीच में 3 लोग हैं, तो Y अगर हम इस पोजीशन पे रखते हैं, देखो इससे पहले सिर्फ एक ही पोजीशन पे Y को रखो यहाँ पर, तो 1 2 3 B को यहाँ पे आना पड़ेगा अगर हमारे पास Y यहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट। अब देखो B ऊपर आ सकता है क्या, नहीं, B क्योंकि नहीं आ सकता, क्योंकि वो एल्डेस्ट मेंबर नहीं है। अगर हम Y को यहाँ रखेंगे तो B के लिए एक वही पोजीशन हमारे पास खाली है। अब इसका मतलब यहाँ पे तो B आ नहीं सकता, तो इसका मतलब Y हमने गलत रखा हुआ है, ठीक है। Y के लिए हमारे पास ये या तो ये पोजीशन थी या तो ये पोजीशन, इसमें से ये क्रॉस हो गई, अब आपके पास बचे ये वाली पोजीशन, ये चीज क्लियर है। अब इसमें देखिए आपके पास Y अगर यहाँ पे आता है तो B को आप कहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, और इसके लिए कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं दी गई कि B नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। B और Y के बीच में हमारे पास 3 पर्सन अरेंज हो रखे, बिल्कुल ठीक है। Y के पीछे से हमको A X और D को रखना है, Y के नीचे हमें A X और D रखना है, 3 लोगों को रखना है, मतलब 3 जगह भी हमारे पास खाली है, तो सेम पोजिशन में सेम सीक्वेंस में हम इनको यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हमारे पास 3 लोग हैं और 3 ही यहाँ पे जगह हैं। ओके चलिए
अब देखो आपके पास C हो गया, Y हो गया, A हो गया, X हो गया, D और B हो गया, ऊपर 2 जगह खाली है, तो आपके पास यहाँ पे Z आएगा, क्योंकि Z और C का तो रिलेशन नहीं था, बट वहीं पे जगह खाली है तो Z को हम ऊपर रख देंगे, Z क्योंकि सबसे ऊपर नहीं आ सकता। अब एक पर्सन खाली है, इनमें से कौन है? E आपका बचा हुआ था, तो E के लिए A की पोजीशन खाली है, ये वाली। सो हमने आप सारा टेबल क्रिएट बना दिया है। अब क्वेश्चन का आंसर इजीली कर लेंगे कि हु इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, सबसे बड़ा मेंबर कौन है? ध्यान से देखो, ई जो है वो आपका सबसे बड़ा मेंबर होगा, तो ई आपका आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन वाई, यंगर से वाई से जो छोटे हैं वो कितने पर्सन हैं? तो 1 2 3 और 4 पर्सन जो हैं वो वाई से छोटे हैं, तो हमारे पास कितना आया? 4। गॉट इट? सो ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आई होप ये आपको क्लियरली समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, जिसकी हेल्प से हम और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा, जितने भी आपके क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आते हैं वो सारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं, मतलब आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। अब देखो जैसे अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए, हमें इतना पता है कि हमको हर एक उसमें सीक्वेंस में डालना होता है, ऑर्डर में डालना होता है। जब हमारे पास किसी के बीच में हम ये वाला एरो लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सी और ए के बीच में और कोई पर्सन नहीं आएगा, है ना, हम ये नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में अभी और भी लोग आ सकते हैं, बस हमें सी और ए का रिलेशन पता है। अब देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें हम हमारे पास 5 स्टेटमेंट गिवन हो रखी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, मेन क्वेश्चन पे ध्यान दो कि हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन, कि हमें इन 5 में से कितनी स्टेटमेंट जो ऐसी हैं जो रिक्वायर्ड है सबसे बड़े ओल्डेस्ट पर्सन को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो ओनली 2 आपकी इक्वेशन, या ओनली 2 सेंटेंस इसमें से इंपॉर्टेंट है, या ओनली 3 स्टेटमेंट, ओनली 4 या 4, पांचों की पांचों हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्या हमारे पास हर एक स्टेटमेंट आपको क्या निकाल के बताता है। यहाँ पे दिखा रहा है कि ए इज ओल्डर देन बी, आपको सिर्फ इतना पता चलेगा ए और बी का ऑर्डर, कि ए जो है वो बी से बड़ा है, यही हमें पता चलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, C एंड D आर ऑफ द सेम एज, क्या बोल रहा है कि C और D जो है वो सेम एज के हैं। यहां से सिर्फ इतना पता चला कि C और D तो हमारे पास सेम है, यहां से भी एल्डर नहीं पता चल रहा है, ऊपर वाले से भी नहीं पता चल रहा है ना। A और B का पता है ऑर्डर, बाकियों का तो नहीं पता, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे पास F तक पर्सन है, मतलब 6 पर्सन है हमारे पास यहाँ पे 6 पर्सन है, ठीक है। अब देखिए E इज द यंगेस्ट, यहाँ पे से हमें पता चला कि E जो है वो सबसे छोटा पर्सन है, सबसे नीचे आएगा। उसके बाद पता चला कि F जो है वो यंगर देन D है, मतलब F जो है वो D से छोटा है, इसमें भी सिर्फ F और D का हमको रिलेशन पता है। नेक्स्ट देखो, F जो है वो ओल्डर है A से, F जो है वो ओल्डर है A से, तो F जो है हमारा A से बड़ा आ गया। अब हमने यहाँ पे कितने हम स्टेटमेंट को यूज करें कि हमें ओल्डेस्ट मेंबर पता चल जाए। हम अगर इन तीनों को यूज करें, देखो हमारे पास क्या है, इन सब को हमको यूज करना पड़ेगा जिससे हमारे पास ओल्डेस्ट मेंबर आ जाए, क्योंकि कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे सिर्फ A और B का पता है, यहाँ पे C और D का पता है, यहाँ पे D और F का पता है, और यहाँ पे F और A का पता है। तो जैसे ही हमारे पास F और A वाली 2 इक्वेशन है, 2 स्टेटमेंट है, इनको एक बार जोड़ दो, एक बार इनको जोड़ दो, ठीक है। अब आपने जैसे किया कि A जो है वो B से बड़ा है, और A से बड़ा आपका F है, और ऊपर से फिर F से बड़ा आपके पास D भी है, तो 4 लोग तो आ गए। अब आपके चारों के बीच में D और C जो है वो इक्वल हैं, तो C और D तो इक्वल आ गए। पर आपको अभी भी पता है कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 5 मेंबर हैं। 6th मेंबर जो कि E है, E का भी हमें पता होना चाहिए कि वो सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है, क्योंकि E का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और ना ही हम इनमें से किसी से उसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो C का यंगेस्ट हमें पता होना जरूरी है ना। अब यहाँ से हमें पता चल सकता है कि C और D जो है वो आपके ओल्डेस्ट मेंबर हैं। अब हमने कितनी स्टेटमेंट यूज करी, हमने सारी ही स्टेटमेंट को यूज किया। हो सकता था कि अगर हमें E का नहीं यूज करते तो हम सिर्फ 4 का यूज करते, E का हमें यंगेस्ट का जरूरत नहीं होती तो हमको सिर्फ 4 यूज करनी पड़ती, पर हमें इसको भी यूज करना था, हमें इसको भी यूज करना था, हमें ये भी दिखाना था C और D का कैसा रिलेशन है। तो इसके लिए हमें पांचों ही इक्वेशन को, पांचों ही स्टेटमेंट को यूज करना पड़ा, राइट। सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि क्वेश्चन बस ये था कि आपको आंसर नहीं निकालना था, आपको सिर्फ ये बताना था कि आपके कितनी स्टेटमेंट आपके लिए जरूरी है आपके आंसर को आंसर तक पहुंचने के लिए। अब देखो इसमें क्या होता है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि हम इनको ऑर्डर में कैसे रखते हैं एक्चुअली, है ना।
चलो, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। 4 पर्सन ए बी सी डी, 4 लोग हैं हमारे पास सिर्फ, कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल, इनमें से चारों में से 2 मैरिड कपल है, मतलब हर कोई मैरिड ही है। बोथ वुमेन आर शॉर्टर देन देयर, अच्छा हाइट की बात हो रही है तो हर एक वुमन अपने हस्बैंड से क्या है, हाइट में छोटी है। हर एक वुमेन का जो हस्बैंड है वो उससे टॉलर होगा, ठीक है। ए इज द टॉलेस्ट अमंग द 4, सिर्फ इतना बता दिया कि ए जो है वो टॉलेस्ट है चारों से। देखो 4 लोग हैं, ए जो है वो सबसे टॉलर है। अब जैसे ही हमको पता चला ए टॉलर है तो आपको ये भी तो पता चला कि ए जो है वो हस्बैंड होगा, क्योंकि हस्बैंड हर अपनी वाइफ से, 2 इनमें से वाइफ होगी 2 हस्बैंड होंगे, क्योंकि दोनों ही मैरिड कपल हैं, राइट। 2 मेल और 2 फीमेल होंगे यहाँ पे से, राइट। 2 मैरिड कपल का मतलब है 2 मेल एंड 2 फीमेल, यही होगा। और अगर जिसमें से इसमें बोला गया है कि ए सबसे बड़ा है तो ए हस्बैंड ही होगा आपका, है ना। नेक्स्ट देखो, among the 4 C is taller than B, C कह रहे हैं, एक और रिलेशन हमें यहाँ पे मिला, C is taller than B। अब देखो C सिर्फ टॉलर है, B से इससे ये नहीं पता चलता कि C जो है वो मैरिड होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। C जो है वो उन्होंने सिर्फ ऐसा कहा कि टॉलर है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, D is B's ब्रदर, जो D है वो B का ब्रदर है। अब अगर आप यहाँ पे बनाओ कि D जो है, D is बोला है, D is B's ब्रदर, तो B को आपने यहाँ पे लिखना है, D जो है वो B का ब्रदर है, राइट। अब D और B ब्रदर बन गए, D आपका मेल बन गया, D और B ब्रदर बन गए और D आपका मेल बन गया, तो यहाँ पे उसकी मैरिड जो है वो A से हम कर सकते हैं? नहीं, वो हम A से मैरिड नहीं कर सकते। अब देखो D जो है आपका A से मैरिड नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों मेल हैं, और वो B से भी मैरिड नहीं हो सकता क्योंकि B उसका सिबलिंग है, राइट। तो उसको तीसरे पर्सन से मैरिड करना पड़ेगा, जो आपका C ही बच रहा है, आपके पास सिर्फ C ही ऐसा पर्सन बच रहा है जिसको आपको D से मैरिड कराना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब देखो, आपके पास D और B जो है वो सिबलिंग है, और आपके पास D अगर मेल है तो C फीमेल होगी, है ना। और यहाँ पे 2 मैरिड कपल है तो B को मैरिड करवाना ही पड़ेगा आपको, किससे? A से, ओके। क्योंकि मेंबर भी आपके पास सिर्फ गिन के 4 हैं, तो इफ A इज प्लस साइन तो B क्या हो गया हमारा? माइनस साइन, मतलब फीमेल हो गई, राइट। B क्या हो गई? फीमेल हो गई। तो अब हमारे पास चारों का आ गया, ओके। अब देखिए, मेल और फीमेल का हमको यहाँ पे नहीं बताना था, हमें बताना है कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। टॉलर है क्या? हाँ, टॉलर और शॉर्टर होगा। अब देखो A तो सबसे बड़ा आ चुका है, अब D जो है C से बड़ा होगा। यहां से देखिए, अब हमें पता है C जो है D की वाइफ है, तो यहां से हमें ये भी तो पता चल जाएगा कि D जो है वो बड़ा होगा, टॉलर होगा C से। क्यों? क्योंकि हर एक जो है वुमेन है वो अपने हस्बैंड से क्या है? शॉर्टर है ना। अब देखिए, वहीं यहीं से हमें ये भी पता चल गया कि B भी जो है वो A से शॉर्टर होगा, फिर B भी जो है वो A से शॉर्टर होना चाहिए। तो इन दोनों की वजह से, अब देखिए इन दोनों की वजह से, अब यहां से आपको एक और चीज पता है कि C जो है वो B से बड़ा है। अब C जो है वो B से बड़ा है और A जो है वो सबसे बड़ा है। अब यहां से देखिए, इसको आप कैसे अरेंज करोगे? अगर हम इन तीनों को मिला दें, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 को हम मिला दें, तो आप कैसे रखोगे? अब जैसे कि हमने बताया, जब A जो है वो B से हम बड़ा है और ये एरो बीच में लगा रहे हैं, इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक ही साथ में आएंगे, इन दोनों के बीच में और भी पर्सन आ सकते हैं, है ना। अब आप देखिए कि D को आपको C से बड़ा दिखाना है, D आपका C से बड़ा है ना, D आपका C से बड़ा है, और C आपका B से बड़ा है। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो ये तीनों एक ही ऑर्डर में आ चुके हैं। अब 3 लोग हैं आपके पास, 3 पोजीशन है, तो हम इनको ऐसे ही रख सकते हैं, राइट। और ये हमारे पास ऑर्डर आ चुका है कंप्लीटली, ओके। अब क्या कहा गया है? क्वेश्चन जो है, Which one of the following statement is not correct? आपको फाइंड आउट करना है नॉट करेक्ट वाला स्टेटमेंट जो गलत है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, all 4 have family ties। क्या ये सब फैमिली मेंबर्स हैं? यस। अगर आप देखो D और B आपस में भाई बहन हैं और ये दोनों इनके इन लॉज में आ चुके हैं, ठीक है। सारे क्या है? फैमिली मेंबर्स में ही आते हैं, तो ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, B इज द शॉर्टेस्ट अमंग 4। यस, क्योंकि आप देख सकते हो B हमने शॉर्टेस्ट ही बनाया है। नेक्स्ट चेक करते हैं, C इज टॉलर देन D। क्या C टॉलर है? नहीं, C तो वैसे भी वाइफ है आपकी D की, तो ये हो गया रॉन्ग।
नेक्स्ट चेक कर लेते, ए इज बीज हस्बैंड, ए जो है वो बी का हस्बैंड है, यस ए तो जो है बी का हस्बैंड है। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए, सो ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी के रूप में है ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखो, सबसे पहले पूछा क्या गया है कि हु इज द हैवीएस्ट अमंग ए बी सी डी ई। 5 लोग हैं आपके पास, आपको सबसे हैवीएस्ट वाला निकालना है। जैसे ही आपको हैवीएस्ट मिल जाएगा आपका काम खत्म हो जाएगा। तो पहले देखना पड़ता है कि आपको पहली स्टेटमेंट में क्या मिला है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है। तो पहली स्टेटमेंट में देखिए आपको क्या मिला है, ईच ऑफ ए एंड बी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी एंड ई। ईच ऑफ बी एंड बी ई एंड एफ, मतलब ए और बी दोनों ही कहा गया है। देखो पहली स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ए एंड डी इज हैवियर देन, ये ए और डी, भले हमको ए और डी का ऑर्डर ना पता हो, बट हमको ये पता है कि ए और डी दोनों ही जो है बी ई और एफ से क्या है, बड़े हैं। ये चीज हमें क्लियर है। कहा गया है कि ए बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट, मतलब इन सब में ही, इन सब की ही बातें की गई है कि जो ये सारे के सारे हैं वो क्या है हमारे पास, बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट, मतलब इन सब में से कोई भी हैवीएस्ट नहीं है, राइट इन सब में से कोई भी हैवीएस्ट नहीं है। आपको पता है यहाँ पे एफ तक बात की गई है, अगर यहाँ पे एफ तक बात की गई है तो इस पर्टिकुलर चीज में एफ भी होगा इन्वॉल्व, ठीक है। अब देखिए, तो ए डी बी ई एंड एफ, सी बचा है आपका, सी इज रिमेनिंग, सी इज लेफ्ट। अब कहा गया है कि इन सब में जितने भी आपके पास इन्वॉल्व हो रखे हैं कोई भी बड़ा नहीं है, तो सी जो है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ना ही देखो एल्डेस्ट सॉरी हैवियर मेंबर, हैवीएस्ट जो है आपका ए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आ चुका है, डी नहीं हो सकता क्योंकि इन पांचों में से कोई भी नहीं होगा, तो बी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा। ये चीज क्लियर है। तो आपका बचा कौन, सी इनमें से बचा, तो सी इज द हैवीएस्ट। सी क्या है, सी इज हैवीएस्ट। यहां से तो हमें पता चल गया ए से। अभी देख लेते हैं सेकंड से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। A is heavier than D, A is heavier than D, but is lighter than C. A जो है वो D से तो heavier है और किससे लाइटर है, C से। अब यहाँ पे हमें 3 लोगों का ऑर्डर पता चल रहा है, ना ही हमें B के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, ना ही हमें E के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। क्या B बड़ा हो सकता है, E बड़ा हो सकता है, C भी सबसे बड़ा हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो सेकेंड अलोन हमारा यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा है। ये चीज क्लियर है। फर्स्ट अलोन, जो फर्स्ट अलोन आपकी स्टेटमेंट है उसमें से आपको इतना पता चल चुका है कि सी जो है वो हैवीएस्ट होगा। इन पांचों में से आपको इतना तो पता चल चुका है कि सी हैवीएस्ट होगा, तो इसका मतलब स्टेटमेंट अलोन आपको आपका आंसर तक पहुंचा रही है। सो ऑप्शन नंबर ए आप चूज करोगे, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट है। 2 जो है वो अलोन सफिशिएंट ही नहीं है, राइट। अब देखो हम यहाँ पे दोनों को क्यों जोड़े, बोथ स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड तभी करेंगे जब दोनों में से अकेले अकेले हम आंसर नहीं निकाल पाए, तभी हम दोनों इंफॉर्मेशन को, दोनों स्टेटमेंट को यहाँ पे कंबाइन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। 3 स्टेटमेंट गिवन है हमें इस बार, S1, S2 एंड S3 आर गिवन। क्वेश्चन है who among A, B, C एंड D इज द यंगेस्ट। अब की बार इन चारों में यंगेस्ट ढूंढना है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे जब हम, तो इसमें हमारे पास देखो कैसे किस तरीके से हमारे पास ऑप्शन गिवन है। S1 alone is sufficient to answer the question, S1 and S2, S2 and S3, S1 and S3। अगर हमारे पास S1 alone से आंसर नहीं आता है तो हमको ये कंबाइन करना ही पड़ेगा, राइट। इसका मतलब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही यही गिवन है, इसका मतलब आंसर आपका ऐसे कंबाइन करके आ रहा होगा। सो फर्स्ट चेक करते हैं स्टेटमेंट 1 को, C इज यंगर देन D। C जो है पहले स्टेटमेंट से आपको क्या मिलता है, C जो है वो यंगर देन D है, बट ओल्डर देन A एंड B। C जो है वो ओल्डर होगा, A और B हमें नहीं पता इन दोनों में क्या ऑर्डर है, बट A और B से बड़ा है। इट मीन्स C जो है इज यंगर देन D बट ओल्डर देन A एंड B। आपको इन दोनों, आपको क्वेश्चन का आंसर क्या निकालना है, यंगेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, हैवीएस्ट फाइंड आउट नहीं कर, सॉरी एल्डेस्ट फाइंड आउट नहीं करना था। सो इसमें यंगेस्ट के लिए A और B का ऑर्डर तो पता ही नहीं है, राइट। सो फर्स्ट अलोन तो हमारे पास सफिशिएंट नहीं हुआ, फर्स्ट अलोन सफिशिएंट नहीं हुआ।
तो ऑप्शन ए तो हम किसी भी तरीके से चूज नहीं कर सकते अब, क्योंकि यहाँ से हमें यंगेस्ट नहीं पता चल रहा। सो नाउ सेकंड, अब हम ऐसा करते हैं, एडिशन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे देखिए, अब ऑप्शन नंबर बी के देखेंगे, क्योंकि अब अलग अलग रखने से फायदा नहीं है। सो फर्स्ट चूज करते हैं S1 एंड S2 को हम मिला देते हैं। S1 में तो आपको पता है ये मिला हुआ है, S2 में क्या मिला, D इज द ओल्डेस्ट। यहाँ पे आपको D इज ओल्डेस्ट पता चल रहा है, इसका कोई काम है क्या? यहां से भी हमें D ओल्डेस्ट दिख रहा है, तो सेकंड और फर्स्ट से तो हमें कुछ भी यहाँ पे से नहीं मिल रहा है। C को ट्राई करते हैं, S2 एंड S3, S2 प्लस S3 को ट्राई करते हैं। S3 में क्या मिला हमें एक्स्ट्रा, S2 और S3, तो S2 का मतलब है D इज ओल्डेस्ट, ठीक है, और S3 से हमको जो मिला होगा O इज ओल्डर देन B। यहाँ पे से हमें ये मिल रहा है कि A इज ओल्डर देन B, ये हमें S3 से मिला। अब देखिए इन दोनों से, सिर्फ इन दोनों से हम क्या पता करते हैं कि D जो है वो ओल्डेस्ट हो गया चारों से, और हमें ये पता चल गया कि A जो है वो B से बड़ा है। अब आप देखिए A को आप कहाँ पे रखोगे, B को कहाँ पे रखोगे? आप A और B को यहाँ पे भी रख सकते हो, A और B को यहाँ पे भी रख सकते हो, हमें कोई एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं होगी, ठीक है। सो इसका मतलब हमारे पास जो B ऑप्शन है वो भी सफिशिएंट नहीं, C ऑप्शन है वो भी सफिशिएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि D जो है वो ओल्डेस्ट पता चल रहा है, A जो है वो B से बड़ा पता चल रहा है, C के बीच में कोई रिलेशन पता नहीं है हमें। अभी C आपका यंगेस्ट भी हो सकता है, B भी यंगेस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है अभी के लिए। तो अब नाउ एक ऑप्शन है गया D। अब जब आपके B भी नहीं करेक्ट है, C भी नहीं करेक्ट है, तो D ही तो सही होगा ना, राइट। सो अब चूज करते हैं S1 एंड S3 को। S1 से आपको क्या मिला, ये वाली इक्वेशन मिली थी कि D इज ग्रेटर देन C और C इज ग्रेटर देन A एंड B। और आपको S3 से पता चलता है कि A इज ग्रेटर देन B। ये आपको किससे पता चलता है? S3 से पता चलता है। इट मीन्स अगर हम इन सबको मिला दें, देयरफॉर यहां से आपका कंप्लीट आंसर आ रहा है A ग्रेटर देन B। यहां से हमें सिर्फ इतना पता करना था यंगेस्ट कौन है। हमारा जो यंगेस्ट आंसर बन रहा है वो कौन बन रहा है? B आ रहा है, मतलब आंसर आ रहा है। आंसर नहीं फाइंड आउट करना था, नेम नहीं फाइंड आउट करना था किसी पर्सन का, बस इतना देखना था इनमें से किस स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर D यहाँ पे चूज करोगे। ओके, चलिए। सो आई होप ये आपको क्लियरली समझ आया होगा। तो आपको पता है कि जब हम डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी करने लगेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट्स को रखना, अरेंज करना, ऑर्डर में रखना, ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल ही था, बस थोड़ा सा आपके वो कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बहुत और घुमा फिरा के पूछते हैं, राइट। चलिए, सो आपका क्या है, S1 से हमें जितनी, हर किसी की इंफॉर्मेशन को आपको अलग अलग रखना है, मिक्सअप नहीं करना है कि कहीं पे क्या आपने मिक्स कर दिया, कहीं पे आपने कुछ और मिक्स कर दिया, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सबको समझ आया होगा इजीली, आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। रैंकिंग एंड ऑर्डर वाले में कंपैरिजन, हम नेक्स्ट पार्ट में भी यही चैप्टर करने वाले हैं विद डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। सो चलो डिस्कस कर लेते हैं ये 100 आवर्स की क्लास के लिए। ये आपका बैच है, जो कोर्स में आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है ये डिस्कस कर लेते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपका बिल्कुल ही 0 लेवल से UPSC CSET लेवल तक आपको सारे ही टॉपिक के बहुत कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्चुअल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से हर एक टॉपिक को पढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, तीनों ही टाइप की टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपके डाउट सेशन भी लिए जाते हैं हर एक हफ्ते में। आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी, जब आपके एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं, लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी, ठीक है। और ये सब आपकी फैकल्टी हैं, विष्णु सर आपको मिलेंगे वहां पे क्वांट फैकल्टी में, नरवीर सर आपको मिलेंगे इंग्लिश फैकल्टी में, एंड फॉर रीजनिंग मैं आपके साथ, ठीक है। सो चलिए, सो आपको जो PDF है, इस सेशन की PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, PDF आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। ओके।